हेलो बच्चों, चलो हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहे थे ना, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। तो उसमें 1 से लेकर 10 तक इंटेक्स का सारा बना लिए थे। उसके बाद एक्सरसाइज का 1 से 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब 10 के आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से सिलेक्टेड आपको हम बता दे रहे हैं और उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। ध्यान से समझना, आप लोग सिर्फ बनाना नहीं है बल्कि आपको सिखाना है। हम सारा क्वेश्चन इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए सोल्व कर रहे हैं ताकि आप इसे देखो और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। जो पढ़े हो उसका यूज कैसे करेंगे ये हमें पता चलता है जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखो 10 तक हम लोग कर लिए थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। सिंपल समझ लो, बोल रहे हैं आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करोगे। अब परिवर्तन क्या करना है, परिवर्तन करना है कि हमारे पास इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल है, और इथेनॉल को ब्यूट 1 आइन यानी ब्यूटाइन में चेंज करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एल्कोहल है और एल्कोहल से एल्काइन बनाना है, एल्कोहल से एल्काइन बनाना है। आप कैसे बनाओगे सोचो। देखो हम क्या करते हैं कि याद करना, जहाँ पे हम लोग रिएक्शन पढ़े, अब यही जो है आपका बताएगा कि आप कितना ध्यान से पढ़ाई किए हो पीछे और जो पढ़े हो उसका यूज करना आता है कि नहीं। अब चलो देखो, हम बड़ी मेहनत से कोई काम सीखते हैं। मान लो कंप्यूटर चलाना सीखे, 8 महीना 10 महीना लगातार सारा कंप्यूटर कोर्स कर लिए। अब कोई भाई साहब आए, बोले भाई साहब ज़रा ये डॉक्यूमेंट टाइप करके दे देना। अब आपको टाइप ही नहीं करने आ रहा है तो आप सीखे क्या उतना दिन से। यूज़ करने आना चाहिए ना, जो आप सीखे हो उसका रिजल्टेंट बाहर निकलना चाहिए ना, कुछ परिणाम बाहर आना चाहिए ना। तो ये बताएगा कि आप क्वेश्चन बना पाते हो या नहीं। अगर पढ़े हो, समझे हो और उस चीज़ को दैनिक जीवन में यूज़ करना सीखे हो तो आप क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे। तो देखो ध्यान से, हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल से एल्काइन में चेंज करना, ब्यूट 1 आइन में चेंज करना है। तो आप याद करो, हम लोग पढ़े थे कि एल्काइल हैलाइड को एल्काइन में चेंज किया जा सकता है। याद है रिएक्शन, जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्काइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्काइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हायर एल्काइन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब एल्कोहल को तो एल्काइन में चेंज नहीं कर सकते लेकिन एल्काइल हैलाइड को तो कर सकते हैं ना। तो पहले हम एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में चेंज कर लेते हैं और फिर एल्काइल हैलाइड को एल्काइन में भी चेंज कर लेंगे। तो है क्या, देखो पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। हमारे पास इथेनॉल है, CH3 CH2OH, क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल। इथेनॉल को अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं बच्चों SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो देखो यहाँ से बनेगा क्या, तो क्लोरीन यहाँ पे जुटेगा। हम जानते हैं एल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोएल्केन बनता है। तो हमें रिजल्ट के रूप में मिलेगा CH3CH2Cl, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, साथ में SO2 और HCl बाहर हो जाएगा, साथ में SO2 बाहर होगा और HCl बाहर होगा। तो चलो अब हमारे पास क्लोरोएल्केन बन गया। अब देखो तो हमें चाहिए ब्यूट 1 आइन यानी 4 कार्बन का एल्काइन चाहिए। कितने कार्बन का चाहिए, 4 कार्बन का। तो 2 कार्बन तो पहले से है और 2 कार्बन का सोडियम एल्काइनाइड हम यूज कर लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्काइनाइड यानी सोडियम इथाइनाइड। 2 कार्बन है तो सोडियम इथाइनाइड है, सोडियम इथाइनाइड। सोडियम इथाइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, NaCl यहाँ से बाहर निकलेगा बच्चों और हमें मिलेगा CH3 CH2
ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में NaCl बाहर हो गया। तो बताओ ये बन गया कि नहीं, ब्यूट 1 आइन, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन ब्यूट और 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 आइन। सबसे पहले हम क्या किए, इथेनॉल था, इथेनॉल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें मिला क्लोरोइथेन। इतना तो जानते हो आप लोग। अब क्लोरोइथेन को सोडियम इथाइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, NaCl बाहर हो गया और हमें मिल गया ब्यूट 1 आइन, जो कि चाहिए था। तो एक तो बन गया, चलो दूसरा बनाते हैं, सेकेंड। इथेन टू ब्रोमोइथेन, इथेन से क्या बनाना है, ब्रोमोइथेन का निर्माण करना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, एकदम आसान है ये। देखो इथेन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, इथेन है। इथेन, इथेन माने एल्केन, इथेन मीन्स एल्केन। और हम जानते हैं कि जब एल्केन को हमें क्लोरीनेशन, क्लोरोएल्केन, एल्केन से क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन प्राप्त करना है तो हम डायरेक्टली Br2 के साथ लाइट के उपस्थिति में हीट कर देंगे तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा यहाँ पे और बनेगा CH3 CH2 Br और साथ में बनेगा HBr। तो मिल गया हमें ब्रोमोइथेन, तो दूसरा भी कंप्लीट हो गया। एल्केन से चाहे क्लोरोएल्केन बनाना हो या ब्रोमोएल्केन बनाना हो, अगर क्लोरोएल्केन बनाना हो तो Cl2 के साथ UV लाइट के उपस्थिति में हीट कर दो, और ब्रोमोएल्केन बनाना है तो Br2 के साथ लाइट की उपस्थिति में हीट कर दो। तो यहाँ पे ब्रोमोएल्केन बन गया, ब्रोमोइथेन तैयार हो गया। अब क्या बनाना है, प्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। देखो थर्ड भी बना ही देते हैं, प्रोपेन से तीसरा वाला का यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ध्यान, यहाँ पे सॉरी प्रोपेन नहीं है, प्रोपिन है, मिस्टेक से लिखा गया है। प्रोपिन से हमें कन्वर्ट करना है, प्राप्त करना है 1 नाइट्रोप्रोपिन। तो प्रोपिन से नाइट्रोप्रोपिन, अच्छा ऐसा करते हैं, पहले एल्कीन है तो एल्कीन को एल्काइल हैलाइड में चेंज कर लेते हैं, ब्रोमोएल्केन या क्लोरोएल्केन बना लेते हैं, और फिर इसको क्या करेंगे, AgNO2 के साथ सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड का। तो हमें क्या मिलता है बताओ, जब एल्काइल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोएल्केन मिलता है। तो वही काम करेंगे यहाँ पे। देखो पहले प्रोपिन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है कि नहीं। अब इसे आप रिएक्शन करा दो Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। जब पेरोक्साइड के उपस्थिति में Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे, सॉरी HBr के साथ रिएक्शन करा दो, HBr के साथ रिएक्शन करा दो पेरोक्साइड के उपस्थिति में, तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोप्स रूल लगेगा, और एंटी मार्कोनिकोप्स रूल लगेगा तो यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपिन हमें मिलेगा। तो हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br, 1 ब्रोमोप्रोपिन मिल गया। अब इसे हम क्या करेंगे, AgNO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे सिल्वर नाइट्राइड के साथ। तो AgBr यहाँ से बाहर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बाहर होगा और मिल जाएगा हमें जो हमें चाहिए, CH3 CH2 NO2, जिसे हम बोलते हैं क्या, नाइट्रोप्रोपिन। दिस इज नाइट्रोप्रोपिन, नाइट्रोप्रोपिन। तो देखो 1 से 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, 4-5 बनाएंगे। कॉपी करो इसको आप लोग जल्दी से। अब नेक्स्ट हमारा है टोलुइन से बेंजाइल एल्कोहल में चेंज करना है और प्रोपिन टू प्रोपाइन में चेंज करना है। तो अगर 4 को आप बनाना चाहोगे तो टोलुइन क्या होता है, देखो टोलुइन होता है जब बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे Cl2 के साथ बॉयल करते हैं। जब आप Cl2 के साथ बॉयल करोगे किसको, टोलुइन को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड में। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, टोलुइन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है,
इसे हम बोलते हैं बेंजाइल, और इसमें क्लोरीन जुड़ गया तो हो गया बेंजाइल क्लोराइड। अब एल्काइल हैलाइड बन गया है, तो इसे सीधे क्या करो, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दो। हम जानते हैं एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड का तो एल्कोहल बनता है, और यही एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो एल्कीन बन जाता है। तो यहाँ पे एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, KCl बाहर हो जाएगा और हमें मिल जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। क्या मिल गया, बेंजाइल एल्कोहल मिल गया। तो इस तरीका से आप टोलुइन से बेंजाइल एल्कोहल का निर्माण कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, हमें प्रोपीन से प्रोपाइन में चेंज करना है। प्रोपीन क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है। प्रोपीन को प्रोपाइन में चेंज करने के लिए एक हम नया मेथड आपको बताते हैं। देखो क्या करना, सबसे पहले तो इसे सिर्फ Br2 के साथ रिएक्शन करा दो। जब आप इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक कंपाउंड बनाएगा CH3CHBr CH2Br, इसका नाम है 1,2-डाइब्रोमोप्रोपिन, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपिन। और जब इस 1,2-डाइब्रोमोप्रोपिन को आप क्या करना, एल्कोहलिक KOH के साथ सिर्फ रिएक्शन करा देना, तो दोनों ब्रोमीन यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपाइन में। तो एक डायरेक्ट मेथड है जिससे आप एल्कीन से एल्काइन बना सकते हो। प्रोपीन को Br2 के साथ रिएक्शन कराओ, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपिन बना, और 1,2-डाइब्रोमोप्रोपिन को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दो, सीधे ही क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा। तो कॉपी करो इसको। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी और क्वेश्चन है। चलो 11 में 5 क्वेश्चन भी और है, तो इसमें देखो कौन कौन है, 5 तक बना लिए। छठा है, इथेनॉल को इथाइल फ्लोराइड में चेंज करना है। इथेनॉल यानी एल्कोहल से एल्काइल फ्लोराइड बनाना है। तो चलो, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड यानी क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन, आयोडोएल्केन तो बनाया जा सकता है। आयोडोएल्केन भी डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता है। आयोडोएल्केन भी हम लोग हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड से बनाए थे। सबसे पहले एल्कोहल को क्लोरोएल्केन में चेंज करते हैं, फिर सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा के आयोडोएल्केन बनाते हैं। अच्छा, अब बताओ, हम फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए एक स्पेशल रिएक्शन बताए थे आपको, तो उस रिएक्शन का नाम बताओ तो जल्दी से। आप कमेंट करके बताना। हम रिएक्शन बता रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम आपको कमेंट करके बताना है। देखो, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। तो सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए, ये हम 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, और इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है यानी फ्लोरोएल्केन। तो एल्कोहल से डायरेक्टली हम फ्लोरोएल्केन का निर्माण नहीं कर सकते, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन पाइरिडीन की उपस्थिति में होता है, लिखना न लिखना आपके मन पे है, ऐसे पाइरिडीन की उपस्थिति में होता है। तो जब हम एथेनॉल को SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा क्लोरोएल्केन, और साथ में यहाँ से बाहर कौन होगा, SO2 प्लस HCl। अच्छा, अब जब हम एक क्लोरोएल्केन हमें मिल ही गया है, क्लोरोइथेन, तो अब यहाँ से फ्लोरोइथेन बनाना बिल्कुल आसान है। इथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोइथेन बनाना है। आप क्या करो ना, इससे Hg2F2 के साथ रिएक्शन करा दो। याद आया कि क्लोरोएल्केन से फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए कुछ इनऑर्गेनिक हैलाइड जैसे Hg2F2 हो गया, 2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें फ्लोरोएल्केन मिल जाता है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH3CH2F, और साथ में निकल जाएगा Hg2Cl2। तो मिल गया इथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोइथेन। तो इस तरह से आपको इस रिएक्शन का नाम बताना है कमेंट में। चलो हम ही बता देते हैं, इस रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। 7वां, अच्छा 7वां जो है ब्रोमोमीथेन यानी
ये तो एल्काइल हेलाइड हो गया। ब्रोमोमीथेन क्या है? एल्काइल हेलाइड है, और इसे प्रोपेनोन यानी ओन लगा हुआ है तो कीटोन में चेंज करना है। तो बच्चों इसको हम बनाएंगे जब हम कीटोन पढ़ेंगे ना, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ पे अभी हम लोग नहीं सीखे हैं कि एल्काइल हेलाइड से कीटोन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो जब कीटोन पढ़ेंगे वहाँ पे हम इस रिएक्शन को फिर से बताएंगे, ठीक है। उस चैप्टर में भी ये रिएक्शन है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 इन, यानी ब्यूटीन है, 4 कार्बन का एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड पहला पोजीशन पे है, इसे हमें 4 कार्बन का ही एल्कीन बनाना है, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन दूसरा पे होना चाहिए। तो ब्यूट 1 इन, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, इसे आप क्या करो, रिएक्शन करा दो HBr के साथ बिना पेरोक्साइड के। जब पेरोक्साइड नहीं होगा तब यहाँ पे लगेगा मार्कोनी-कोप्स रूल। मार्कोनी-कोप्स रूल, मार्कोनी-कोप्स रूल। और मार्कोनी-कोप्स रूल के अकॉर्डिंग जब हम एल्कीन को HBr यानी HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो HX का हेलोजन उस कार्बन से जुड़ेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो देखो क्या बनेगा, बनेगा क्या, बन जाएगा CH3 CH2 CHBr और CH3। अच्छा, अब क्या होगा, तो अब इसको सिंपल क्या करो ना कि एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दो। तो हम जानते हैं कि जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं किसको, हेलो एल्केन को, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा एल्कीन का निर्माण करता है, और उस एल्कीन का निर्माण करेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो ज़्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो इधर भी एल्काइल और इधर भी एल्काइल, तो हमें मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये हो गया ब्यूट 2 इन, यही हमें बनाना था। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब देखो 9th नंबर क्वेश्चन है, N क्लोरोब्यूटेन से हमें चाहिए नॉर्मल ऑक्टेन। 1 क्लोरोब्यूटेन है और इससे चाहिए नॉर्मल ऑक्टेन चाहिए, नॉर्मल ऑक्टेन। तो सिंपल ऊर्ज रिएक्शन लगा देंगे, यहाँ पे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्टेन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो 9th नंबर क्वेश्चन देख लो। 1 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 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 Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन है, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो और इसे सोडियम के 2 एटम के साथ, सोडियम के 2 एटम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराओ। तो यहाँ से 2NaCl बाहर हो जाएगा और 4 कार्बन 2 आपस में जुड़ेगा, बनेगा CH3 CH2 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 CH2, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया नॉर्मल ऑक्टेन। तो ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा सीधे हम क्या कर सकते हैं, जितना कार्बन का हेलो एल्केन है उससे डबल कार्बन का एल्केन निर्माण कर सकते हैं सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करा के। तो 9 तक कंप्लीट हुआ। एक 10 है जो इसका निर्माण हम लोग किससे कर लेंगे, फिटिंग रिएक्शन से। बेंजीन से बाईफिनाइल बनाना है तो बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे। बेंजीन से बाईफिनाइल बनाना है तो सबसे पहले तो आप बेंजीन ले लो और इसको रिएक्शन करा दो Br2 के साथ FeBr3 के उपस्थिति में। याद आया, ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन में Br2 से के साथ FeBr3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। और ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल को जब हम सोडियम के 2 एटम के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे
इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिटिग रिएक्शन, और ये हमें दे देगा बाइफिनाइल। तो इस तरह से हम बेंजीन से बाइफिनाइल का निर्माण भी कर लेंगे। तो 11वें नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। देखो 12 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे और समझो। 12 में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि बताओ ऐसा क्यों होता है। इस तीनों स्टेटमेंट में पढ़ो और बताओ कि ऐसा क्यों होता है। एक्सप्लेन व्हाई, व्याख्या करें कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम होता है। क्यों? तो पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिस इज क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड क्या होगा? यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। ये हो गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो अब यहाँ पे देखो ए जो कार्बन है, ए कार्बन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और ए जो कार्बन देख रहे हो, ए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और यहाँ चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब sp2 कार्बन हम आपको बताए हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है sp3 कार्बन से। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ती है। तो sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो चार्ज सेपरेशन उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब ये कार्बन sp3 है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव आएगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। तो चार्ज, चूँकि क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ तो वही है, बॉन्ड लेंथ तो वही है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होने के कारण बॉन्ड लेंथ वही है लेकिन चार्ज ज़्यादा है, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है। तो जब चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है और डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है लेकिन चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। चूँकि क्लोरीन दोनों जगह सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पर यहाँ पे कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से क्लोरीन को खींचने नहीं देगा, ये भी खींच के रखेगा, तो पॉजिटिव निगेटिव उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिव आएगा जिसके कारण यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा आएगा। दैट इज़ वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। इजंट इट? चलो आगे। एल्काइल हैलाइड समझ लो, केवल खुद से भी लिख सकते हो। एल्काइल हैलाइड दाउ पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। तो देखो कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड पोलर होते हुए भी जल में अघुलनशील होता है, यानी बहुत कम घुलता है या न घुलता है। तो हम जानते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में घुलता है। तो एल्काइल हैलाइड भी पोलर है ना? पोलर है ना? हेलोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है, पोलर तो है। लेकिन वाटर में क्या होता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जो कि स्ट्रोंग होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाएगा और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो एल्काइल हैलाइड कैन नॉट ब्रोक द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, सो एल्काइल हैलाइड कैन नॉट सोल्यूबल इन वाटर। एल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रोंग होता है। तो एल्काइल हैलाइड सक्षम नहीं है वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाने में, इसलिए उसके साथ मिक्स नहीं हो पाता अच्छे से, इसलिए वो घुल भी नहीं पाता है। तो यहाँ पे फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। व्हाई?
मतलब कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन प्रिपरेशन करते हैं तो पूरी तरह से रिएक्शन का जो कंडीशन होता है शुष्क होता है, सूखा हुआ होता है। शुष्क अवस्था में हम इसका निर्माण करते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, भीगा हुआ नहीं। क्यों? इसलिए ना कि देखो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर आप यहाँ पे हाइड्रस कंडीशन ले लोगे, वाटर का मॉलिक्यूल अगर इसके पास आ गया तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है और यहाँ पे टूट कर डिकम्पोज होकर एल्केन का प्लस MgOH का निर्माण कर लेता है। तो ये फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना रह के क्या कर लेता है, एल्केन का निर्माण कर लेता है। इसलिए हम इसका निर्माण इनहाइड्रस कंडीशन में करते हैं, वाटर का यूज नहीं करते हैं। तो ये था ये तीनों का कारण, तो एक्सप्लेन हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा बच्चों, 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ कंपाउंड के बारे में लिखना है थ्योरेटिकली, जैसे DDT के बारे में लिखना है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, क्लोरोफॉर्म के बारे में, इस तरह से कुछ कंपाउंड के बारे में लिखना है। तो ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसका एक वीडियो लेक्चर हम बना देंगे। जब वो पढ़ लोगे तो हमको बताने का जरूरत नहीं रहेगा, जो हम लिखवाएंगे वही वहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। तो चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो 13 नहीं बनाएंगे, 14 में आगे बढ़ते हैं। तब बढ़ते हैं सीधे 14 क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखो। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी निम्नलिखित अभिक्रिया में नीचे जो रिएक्शन लिखे हुए हैं इनमें बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखें। मतलब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक क्लोरोएल्केन है और इस क्लोरोएल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराना है, और जब रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको बस सिंपल ये बता देना है कि कौन सा प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो देखो एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, हम लोग पढ़े थे हैलोजन एक्सचेंज मेथड। जब भी हमें हैलोएल्केन आयोडोएल्केन का निर्माण करना होता था तो क्या करते थे, क्लोरोएल्केन को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा देते थे। तो यहाँ पे एक क्लोरोएल्केन है और इस क्लोरोएल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो आपको एक हम ट्रिक भी बताए थे कि देखो कहीं भी रिएक्शन में मेटल दिखाई दे, धातु दिखाई दे, तो धातु को क्या करना, हैलोएल्केन में जो हैलोजन है उस हैलोजन के साथ धातु को बाहर निकाल देना, बाकी जो बचेगा वही हमारा प्रोडक्ट होगा। तो एकदम सिंपल। तो यहाँ से क्या करते हैं ना कि इस क्लोरीन को अब इस सोडियम को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो NaCl बाहर हो गया, चूँकि यही धातु है और इस क्लोरोएल्केन के साथ क्लोरीन हैलोजन है, तो NaCl बाहर निकालो, आयोडीन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारा प्यारा सा प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl, है नहीं जी। तो एकदम आसानी से रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, 1 2 3 4 कार्बन, और ये 3 डिग्री कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो टर्शियरी कार्बन हुआ, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को KOH के साथ रिएक्शन करवाना है। अब देखो हो गया ना समस्या। KOH के साथ रिएक्शन तो दो तरह से हम लोग पढ़े थे। जब हम एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है बताओ। एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ, जलीय KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो याद आया एल्कोहल बनता है, और जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तब एल्कीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखो इथेनॉल है कि नहीं साथ में, है ना, मतलब साथ में एल्कोहल है, इथेनॉल क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल के उपस्थिति में यानी एल्कोहलिक KOH के साथ हमें रिएक्शन करवाना है एल्काइल हैलाइड का। क्या बनेगा बच्चों, हाँ एल्कीन बनेगा। तो एल्कीन बनेगा तो देखो कहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, तो देखो इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो तीनों तो हुए बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों में से कहीं से आप हाइड्रोजन रिप्लेस करके और एक जगह पे डबल बॉन्ड का निर्माण कर दो, क्योंकि तीनों कार्बन सेम है तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का निर्माण कर दो। तो देखो यहाँ से KBr बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण कर देते हैं और CH3 प्लस KBr प्लस
H2O। तो ये हो गया इलिमिनेशन रिएक्शन का उदाहरण, विलोपन अभिक्रिया, पढ़ाए हैं आपको, जाके पीछे देखो। अब यहाँ पे देखो, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन पे ब्रोमीन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसे NaOH के साथ रिएक्शन कराना था। ये तो सिंपल है बिल्कुल, NaOH के साथ रिएक्शन कराना। यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे ब्रोमीन है, NaBr बाहर हो जाएगा और एल्कोहल का निर्माण होगा। तो मिलेगा हमें CH3 CHOH CH2 CH3 प्लस NaBr प्लस H2, सॉरी H2O यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके, अब देखो आगे। अच्छा, एल्काइल हैलाइड को KCN के साथ रिएक्शन कराना है, पोटेशियम साइनाइड के साथ। कुछ याद आया? हाँ, एल्काइल साइनाइड का निर्माण होगा, एल्काइल साइनाइड का। तो यहाँ से KBr, ट्रिक बस याद रखो कि जहाँ पे मेटल दिखाई दे, मेटल को हाइड्रोजन के साथ बाहर निकाल देना है और जो बनना होगा वो हमें मिल जाएगा। कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। CH3 CH2 CN, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट और साथ में बनेगा KBr। नेक्स्ट, फिफ्थ रिएक्शन देखो तो यहाँ पे क्या है, ये है सोडियम फिनोएट C6H5ONa और यहाँ पे है C2H5Cl यानी एल्काइल हैलाइड। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। देखो तो याद आ रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड को जब हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन का ईथर संश्लेषण और सिंपली विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं। तो देखो यहाँ से भी वही होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे सोडियम मेटल दिखाई दे रहा है, NaCl को बाहर कर दो और जो बचेगा वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो C6H5O C2H5, दिस इज द प्रोडक्ट एंड NaCl बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसमें अभी और क्वेश्चन है तो आगे बनाते हैं। इतना फिर से आप समझ लो, सिंपल याद रखना, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अगर एल्काइल हैलाइड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान रहे, अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन एल्काइल हैलाइड साथ में हो और उसके साथ कोई वैसा रिएक्शन करने वाला हो जिसमें मेटल हो, तो मेटल के साथ हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे, जो बचेगा वही हमारा प्रोडक्ट होगा। सिंपल ट्रिक याद रखना, इसके बाद सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और याद रहे कि जब हम एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH, यहाँ पे वाटर रहता, वाटर KOH के साथ वाटर रहता, एक्वस KOH रहता, तो एल्कोहल का निर्माण होता, यानी यहाँ से OH KBr बाहर हो जाता और OH जाके इसमें जुड़ जाता। लेकिन अगर एल्कोहल की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड KOH या NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब एल्कोहल ना बन के एल्कीन बनेगा और इसे हम इलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, वही देखो इसका उल्टा, यहाँ पे NaOH या KOH से हम बोले थे अगर वाटर की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तब, अब यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और सोडियम और ब्रोमीन बाहर हो जाएगा और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। वही काम यहाँ भी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है और यहाँ पे हम लोग पढ़े ही हैं विलियमसन सिंथेसिस। सोडियम एल्कोक्साइड को जब हम रिएक्शन कराते हैं, हालांकि ये फिनोक्साइड है, सोडियम फिनोक्साइड है, तो रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ तो ईथर का निर्माण होता है। तो लिख लो इतना, फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलो, तो इसमें कुछ और रिएक्शन था, 5 पहले बनाए, 6, 7 और 8, 3 और क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ पे एल्कोहल है, एल्कोहल क्या है, ये है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल है और प्रोपेनॉल को SOCl2, बताओ तो इसका नाम बताओ, SOCl2 को क्या बोलते हैं हम लोग, थायोनाइल क्लोराइड। अच्छा बताओगे कैसे भाई, सामने तो हो नहीं, मन में बोल लिया करो। हम पूछे बताओ इसका नाम क्या है, याद है तो मन में बोल लिया करो, नहीं याद है तो राम का नाम लेके इधर देखो फिर ध्यान से। तो ये थायोनाइल क्लोराइड है,
थायोनाइल क्लोराइड। अच्छा, तो कुछ रिएक्शन याद आया। एल्कोहल से कई प्रकार से हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे थे, जैसे PCl5 के साथ रिएक्शन करके, PCl3 के साथ रिएक्शन करा के भी बना रहे थे, Pi3 के साथ रिएक्शन करा के, PbR3 के साथ रिएक्शन करा के, और SOCl2 के साथ भी रिएक्शन करा के हम लोग क्लोरो एल्केन का निर्माण कर रहे थे। तो इसमें हम आपको बताए थे कि एल्कोहल से क्लोरो एल्केन निर्माण करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, और ये रिएक्शन कंप्लीट होता है पाइरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पाइरिडीन की उपस्थिति में। एल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ पाइरिडीन के उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरो एल्केन बनता है, और ये एल्कोहल से क्लोरो एल्केन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों? तुरंत पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि CH3 CH2 CH2Cl क्लोरो एल्केन बना, और साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे SO2 जो कि गैसियस रूप में होता है, और मिलेगा HCl, और ये भी गैस के रूप में ही होता है। तो दोनों SO2 जो बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं, SO2 और HCl दोनों गैस के रूप में है। तो गैस के रूप में होने के कारण ये रिएक्शन से आसानी से बाहर हो जाते हैं, इसलिए हमें प्योर क्लोरो एल्केन का निर्माण यहाँ से होता है, यानी प्योर क्लोरो एल्केन हमें मिल जाता है। तो इसमें मेहनत कम है क्योंकि ये खुद आसानी से बाहर निकल जाएंगे, गैसियस रूप में है। तो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से याद रखना इसको। नेक्स्ट देखो, एल्कीन है, ब्यूटीन है, और ब्यूटीन को हमें रिएक्शन अभिक्रिया कराना है HBr के साथ, HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अब देखो यहीं पे तो समस्या है, जब एल्कीन को HX के साथ, याद करना एडिशन रिएक्शन, एल्कीन को HX के साथ, X के जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहेगा, तो HX के साथ यहाँ पे HBr है, HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं बिना पेरोक्साइड के उपस्थिति में तो मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, और पेरोक्साइड के उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। हाँ सही समझे। और जब एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है तो HBr का ब्रोमीन वहाँ जुड़ेगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। वही जब यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं रहता तो ब्रोमीन वहाँ जुड़ता जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से मेरा मतलब क्या हुआ, यहीं पे ना डबल बॉन्डेड कार्बन है भाई, ये वाला है और ये वाला है, यही तो है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगर पेरोक्साइड के उपस्थिति में HBr रिएक्शन करेगा तो यहाँ का ब्रोमीन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, यहाँ 2 है और यहाँ 1। लेकिन यही चीज़ उल्टा हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल या खरस इफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ से पेरोक्साइड हटा देते हो तो फिर क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मार्कोनिकोफ लग जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये सब तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, तो पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो सर्च करके देख लो, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है यूट्यूब पे, इसका सारा लेक्चर का चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मालूम ही है आपको। तो चलो बनाते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगा तो बनेगा CH3 CH2 CH2Br प्लस 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 कुछ नहीं, प्लस कुछ नहीं, प्लस तो इस तरह से ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ये हो गया पेरोक्साइड इफेक्ट। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पुनः एक एल्कीन है और इसे HBr के साथ रिएक्शन कराना है, लेकिन अब यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है। तो जब पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकोफ रूल लगेगा और ब्रोमीन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा। याद रहे हाइड्रोजन हमेशा, जब एल्कीन का HX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ता है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन में आपको देखना है कि इस वाले पे जुड़ेगा कि इस वाले पे जुड़ेगा। ये तो कन्फर्म है भाई कि
यही दोनों कार्बन पे जुड़ेगा क्योंकि यही दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। लेकिन कहाँ पे, इस पे कि इस पे? तो अगर पेरोक्साइड इफेक्ट है तो जहाँ हाइड्रोजन अधिक है वहाँ, और पेरोक्साइड नहीं है तो जहाँ हाइड्रोजन कम है या नहीं है वहाँ। तो इस बार ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा। तो देख लो CH3 CH2 CH3 CH3 और ब्रोमीन जुड़ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो हमारा 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जल्दी से कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, 15वां। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया की व्याख्या करें। जब आप खुद से इस क्वेश्चन को आप देख रहे होगे तो कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि एक्चुअल में है क्या, किससे किसको रिएक्शन करवाना है। एकदम सिंपल सा चीज़ है, बस लिखा हुआ है अलग तरीके से। देखो ये एक्चुअल में है क्या, ये है एन से नॉर्मल, आपको हम बताए हैं तो एन नॉर्मल हो गया। अब ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ब्यूटाइल ब्यू से ब्यूटाइल हो गया और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ रिएक्शन करवाना है। ET फॉर इथाइल है, इथाइल एल्कोहल, OH एल्कोहल। तो ये इथाइल एल्कोहल है या फिर इसे आप इथेनॉल बोल सकते हो। और H2O के उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड बनता है, यानी कि NBUCN का मतलब हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड का निर्माण होता है। तो रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीट करके दिया हुआ है कि इस रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके और क्या प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। आपको सिर्फ ना इसको एक्सप्लेन कर देना, व्याख्या करना है कि रिएक्शन आखिर हो कैसे रहा है। तो देखो हम लोग पढ़े थे KCN जो होता है, KCN, इसका आंसर लिख रहे हैं। KCN इज द रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी KCN का जब हम साइनाइड का यहाँ पे देखो KCN टूटेगा तो K प्लस और CN माइनस में टूटेगा, K प्लस और CN माइनस में। और इसे अगर हम CN माइनस का स्ट्रक्चर बनाए तो देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CN माइनस, साइनाइड का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये इसी रूप में नहीं रहता है, ये आपको हम बताए थे कि ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, दो स्ट्रक्चर का निर्माण करता है रिजोनेंस के द्वारा। ये क्या होता है, यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हो, एक पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे लोन पेयर के रूप में चला जाता है और ये फिर हमें मिल जाता है इस रूप में। इस तरह से स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसी के वजह से जब आप देखोगे कि KCN को अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कभी एल्काइल साइनाइड तो कभी एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। तो ये रिएक्शन होता कैसे है, देखो N ब्यूटाइल नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, CH3 CH2 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 Br, ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और इसे हमें रिएक्शन करवाना है KCN के साथ, KCN के साथ रिएक्शन करवाना है। तो ये क्या होगा, K प्लस और CN माइनस में टूटेगा और इसके वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, Br माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा और साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट होके बना लेता है CH3। कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा है जैसा हम लोग पढ़ रहे थे। CN का निर्माण करेगा और यहाँ से KBr बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया इस तरह से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साइनाइड आयन होता है इसका दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, बाकी तो ये पहले से हम लोग जानते हैं। लिख लो इसको, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी तो आगे जो SN1 SN2 रिएक्शन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है
बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी का वो सब हम पहले कर चुके हैं, जहाँ पे हम रिएक्टिविटी ऑफ SN1 और SN2 का पढ़ाए थे। ठीक है, देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर है तो आपको बता देते हैं, बाकी कुछ आपके लिए रहेगा, खुद से मेहनत करना। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर हम बता देंगे। ओके, आप खुद से भी प्रयास करो, नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप सारा क्वेश्चन, कुछ वैसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑर्गेनिक में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हट के होता है लिंक से, लेकिन बाकी सब आप खुद से बना लोगे। मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको सफलता चाहिए तो सिर्फ 2 चीज़ों से मिल सकता है, पहला मेहनत और दूसरा भी मेहनत, और कोई चीज़ नहीं है। तो ध्यान से पढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 17 और 18 क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ध्यान रखें। आउट ऑफ C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl यानी ए है C6H5CH2Cl एंड C6H5CHCl C6H5, यानी दूसरा हमारा है, इधर लिख लेते हैं C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। अब aqueous KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जलीय KOH के साथ इसको और इसको दोनों को रिएक्शन करवाएंगे। फिर से सुनो, आउट ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों में, दोनों को बारी बारी से aqueous KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, जलीय KOH के साथ, KOH एक्वस, और यहाँ भी KOH एक्वस। तो कह रहा है कि जब दोनों को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बताओ कि कौन आसानी से जल अपघटित हो जाएगा, कहाँ से प्रोडक्ट का निर्माण जल्दी होगा, कहाँ से हाइड्रोलाइसिस जल्दी होगा, कौन जल्दी हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों रिएक्शन को, कुछ हम की पॉइंट बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो ध्यान रखना। ये दोनों रिएक्शन जो है, वो पहला पॉइंट जो है आप याद रखना, SN1 रिएक्शन होगा, दोनों SN1 रिएक्शन के थ्रू होगा, SN1 रिएक्शन के थ्रू। क्यों? इसका 2 कारण है। दोनों SN1 रिएक्शन के द्वारा कंप्लीट हो गए। जो दोनों रिएक्शन है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ए वाला कंपाउंड और यहाँ पे ए वाला कंपाउंड, दोनों रिएक्शन कंप्लीट होगा SN1 के थ्रू। अब SN1 के थ्रू क्यों होगा? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि बनने वाला कार्बोकेटायन जो बनेगा, कार्बोकेटायन will be stabilized by रेजोनेंस। पहला कारण है कि यहाँ पे जब रिएक्शन कराओगे तो Cl बाहर निकलेगा, Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये क्लोरीन माइनस में बाहर निकलेगा। तो ये जो प्लस आएगा, यहाँ पे देख रहे हो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल होगा, क्या बनेगा ये? देखो तो यही ना बनेगा, CH2 प्लस। अब यहाँ पे देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, तब यहाँ पे रिजोनेंस हो जाएगा कि नहीं? तो हो जाएगा। तो ये यहाँ का डबल बॉन्ड जाके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, पॉजिटिव स्टेबलाइज हो गया रिजोनेंस के कारण। तो पहला फैक्टर है कि बनने वाला कार्बोकेटायन रिजोनेंस के कारण, चूँकि फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है C6H5 फिनाइल ग्रुप, तो रिजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है? इसमें भी वही चीज़ होगा। देखो यहाँ से भी जब ये निकलेगा तो 2 फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, C प्लस आएगा, तो रिजोनेंस के कारण यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि एक्वस KOH है, यानी सोल्वेंट क्या है? यहाँ पे वाटर है, वाटर।
और जब वाटर है तो वाटर क्या होता है, पोलर होता है। वाटर क्या होता है, पोलर होता है। और पोलर सॉल्वेंट जो होता है फेवर्स SN1 रिएक्शन। ये आपको हम पढ़ाए हैं, फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो SN1 और SN2 को प्रभावित करते हैं, तो उसमें एक सोल्वेंट भी था। तो पोलर सोल्वेंट जो होता है वो SN1 को फेवर करता है। तो इन दोनों कारण से ये जो रिएक्शन होगा कंप्लीट होगा SN1 के थ्रू। अच्छा, ये तो पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे जो बनेगा तो ए प्रोडक्ट बनेगा, यही ना बनेगा, Cl माइनस निकलेगा तो ए बनेगा। और यहाँ से जब निकलेगा क्लोरीन तो देखो C6H5 C6H5 और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। तो दो फिनाइल ग्रुप है, दो फिनाइल ग्रुप के कारण ये जो पॉजिटिव है दोनों तरफ डिलोकेलाइज हो जाएगा। यहाँ पे एक ही तरफ फिनाइल है ना, तो एक तरफ रिजोनेंस होगा और यहाँ पे एक ही तरफ चार्ज जो होगा डिलोकेलाइज होगा। यहाँ पे दोनों तरफ फिनाइल है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों तरफ डिलोकेलाइज होगा, तो ये पॉजिटिव ज़्यादा कम होगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। और ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बना, जो ज़्यादा अस्थाई कार्बोकेटाइन होता है वहीं तो जल्दी प्रोडक्ट का निर्माण करता है, इसलिए ये वाला जो होगा वो जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। समझे बात को, फिर से एक बार देख लो। पहली चीज़ कि ये दोनों रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होगा। कारण दो, पहला कि इसके साथ जो फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हैलोजन के निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो स्टेबलाइज हो जाएगा, इसीलिए रिजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आ जा रहा है। तो कार्बोकेटाइन जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है, जैसे हम बताए थे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वहाँ पे SN1 ही तो बताए थे। तो यहाँ पे रिजोनेंस के कारण स्टेबल हो जा रहा है, तो यहाँ भी SN1 और यहाँ भी SN1 होगा। एक बात। नंबर 2, यहाँ पे जो सोल्वेंट है वो वाटर है, और वाटर हम आपको बताए हैं पोलर, और पोलर सोल्वेंट SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। तो इन दो कारणों से SN1 रिएक्शन होगा। अब समझ गए कि पहले हैलोजन निकलेगा और तब OH माइनस अटैक करेगा। अच्छा, तो जब ये निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ से हैलोजन निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब दोनों में चार्ज देखो, यहाँ पे एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तरफ है तो चार्ज जो होगा एक ही तरफ ना डिलोकेलाइज होगा, तो उतना ज़्यादा नहीं, फिर भी प्लस बचेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ फिनाइल है तो दोनों तरफ चार्ज डिलोकेलाइज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब ए वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ पे प्लस माइनस कम हो जाता है वही तो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, और जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही जल्दी प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो ये जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, चलो पहला क्लियर हो गया। बहुत अच्छे से समझाए हैं, खुद से लिख लेना। पारा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लेसर सोलबिलिटी देन देज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। डिस्कस मतलब आप व्याख्या करें, डिस्कस करें कि पारा डाइक्लोरोबेंजीन क्या होगा भाई। देखो पारा डाइक्लोरोबेंजीन हुआ, ऑर्थो एंड मेटा। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन क्या बताए थे आपको, 1-2 पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोल देते हैं और 1-3 पोजीशन को मेटा बोल देते हैं। तो ये हो गया और पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया मेटा। ओके, अच्छा, अब आपसे बोल रहा है कि पारा डाइक्लोरो, ये क्या बोल रहा है, हम पहले पढ़ाए भी हैं कि पारा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक अधिक होता है, हाइयर यानी अधिक होता है
और विलेयता कम होता है, यानी कि ये गलता जो है उच्च ताप पे है और घुलता नहीं है, मतलब समझ लो कठोर है। और किससे? ऑर्थो और मेटा से। कारण क्या है? तो देखो इसका सिंपल कारण है कि जो पारा डाइक्लोरोबेंजीन होता है मोर सिमेट्रिकल होता है, मोर सिमेट्रिकल देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। ये जो पारा डाइक्लोरो होता है, पारा जो आइसोमर होता है वो ऑर्थो और मेटा से ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड, कैसे सॉलिड में बहुत अच्छे से पैक्ड रहता है, सिमेट्रिसिटी होता है वहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे, एटम होंगे, वो सिमेट्रिकली पैक्ड है, अच्छे से पैक है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और सोलुबिलिटी कम है। तो बस यही एक इसका कारण है। ठीक है, लिख लो। देखो तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का 21 क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का 21 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो ये सिर्फ बड़ा देखने में नहीं है बल्कि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। पहले जब जेईई एडवांस जो जिसे आईआईटी के नाम से जानते थे, आईआईटी का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जब होता था तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता था। अभी जो जेईई एडवांस होता है वो पहले आईआईटी के नाम से जाना जाता था, और जो अभी आप जेईई मेन बोलते हो AIEEE का अलग एग्ज़ाम होता था। तो जब एडवांस होता था, आईआईटी का एग्ज़ाम होता था सब्जेक्टिव, तो इस तरह का क्वेश्चन ऑर्गेनिक में देखने को मिलता था बहुत सारा। तो देखो उसी तरह का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं? बनाएंगे इसको और आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत भूल भुलैया टाइप का लगेगा, जैसे हम लोग पजल ना सॉल्व करते हैं, रीजनिंग उस तरह का है, बहुत मज़ेदार है। तो ध्यान से देखो, समझना ध्यान से क्वेश्चन को। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड है जो प्राइमरी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जानते हैं ना हम लोग। तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है C4H9Br। ए इसका नाम है, ए हम लोग ए से इंडिकेट कर रहे हैं, एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ए। अच्छा, इससे पहले बच्चों 20 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन हम क्यों नहीं बताएं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम बात बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ए है जिसका फार्मूला है C4H9Br, यानी सिंपल समझ लो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ओके, वाज रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH, जब इसे रिएक्शन करवाया गया एल्कोहलिक KOH के साथ, किसे? C4H9Br को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाया गया, ठीक है, टू गिव कंपाउंड B। और जब रिएक्शन करवाया गया बच्चों तो हमें प्रोडक्ट मिला B। क्या मिला? B। अब B क्या है मालूम नहीं। कंपाउंड B वाज रिएक्टेड, अब जो B बना उसे फिर से देखो, कंपाउंड B वाज रिएक्टेड विथ HBr, जो B कंपाउंड हमें मिला ना प्रोडक्ट, उससे फिर हम HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो C बनता है। पहले देखो A C4H9Br है, जिसे हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ? रिएक्शन करवाएं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो B बना, और B को पुनः रिएक्शन करवाएं HBr के साथ तो C बना, और C विच वाज एन आइसोमर ऑफ A, यानी C जो कंपाउंड बना ना वो A का आइसोमर है, A का क्या है? समावयवी है। जो C बना वो A का आइसोमर है, समावयवी है। अब नेक्स्ट देखो, व्हेन A वाज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, जब A को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम धातु के साथ, तो इट गेव ए कंपाउंड D, एक कंपाउंड बनता है D। लेकिन D के बारे में कहता है, D जो है C8H18 है, D क्या है? C8H18 है, लेकिन दैट वाज डिफरेंट देन द कंपाउंड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाज रिएक्टेड विथ सोडियम, देन द कंपाउंड फॉर्म्ड, यहाँ पे लगा लेना, फॉर्म छूट गया है लगता है कि, देन द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाज रिएक्टेड विथ सोडियम। अब यहाँ पे फिर हाउच पाउच हो गया, देखो फिर से,
ए को रिएक्शन करवाएं KOH के साथ तो B बना, B को HBr के साथ रिएक्शन करवाएं तो C बना, और C को जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो D बना। लेकिन D के बारे में अब कह रहा है, ध्यान से सुनना, D के बारे में कह रहा है कि DC8H18 है, लेकिन वो C8H18 नहीं है जब हम नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है। तो दैट वाज डिफरेंट देन द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाज रिएक्टेड विथ सोडियम। जब हम नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उससे अलग है C8H18, वो नहीं है। अच्छा, तो गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ A एंड द इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शंस। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि A का स्ट्रक्चरल फार्मूला आप बता दो कि A क्या है। फार्मूला दिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछ रहा है कि क्या है, इतना सारा कंडीशन के बाद। तो है ना मज़ेदार। तो चलो इसको सोल्व करते हैं उतने ही मज़ेदार तरीके से। देखो NCERT कोई क्वेश्चन इतना भयंकर डालता है कि अच्छे लोग हिल जाते हैं। तो चलो देखो, हम A जानते हैं कि A हमारा C4H9Br है, C4H9Br। A क्या है? A हमारा A है, ठीक। अब बताओ तो बच्चों इसका कितना स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो, एक तो हम इसे बना सकते हैं CH3 CH2 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 Br बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं? दूसरा देखो CH3 CH2 CHBr A बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? और बना सकते हैं CH3 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 Br। ओके, A बना सकते हैं। और बनेगा, और क्या बना सकते हैं? CH3 CH2 Br। और क्या बना सकते हो? एक टर्शियरी बना सकते हैं, टर्शियरी बना सकते हैं। क्या? CH3 CH3 और Br। इतना स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं C4H9Br का। देखो 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन, 1 ब्रोमीन। यहाँ भी देख लो 1 2 3 4 कार्बन, 3 4 2 6 3 9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन, सब में वही चीज़ है। अच्छा, अब ये बोल रहा है ना कि जो C4H9Br है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। इस बात को देख रहे हो? बोल रहे हैं कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। कैसा है? प्राइमरी। तो जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो देखो A 1 डिग्री यानी प्राइमरी हुआ। यहाँ ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है ये भी 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। लेकिन A देख रहे हो, A तो 2 डिग्री हुआ, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। A तो 3 डिग्री हुआ, ये तो 3 डिग्री। तो इन दोनों का तो हमको कोई काम ही नहीं है, ये दोनों तो पहले ही कट गया कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड चाहिए। तो ना तो A हो सकता है और ना A हो सकता है। A दो तो खलास हो गया पहले। अब हमारे पास बच गया A वाला और A वाला। ओके, तो अब हमारे पास A दोनों बच गया। A भी प्राइमरी है और A भी प्राइमरी है। अब यही दोनों स्ट्रक्चर में से जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो होगा, लेकिन खाली इतना बता देने से थोड़ी ना हो जाएगा भाई, ये सारा रिएक्शन लिखना भी है। तो चलो अब देख लेते हैं, हम फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br वाज रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B।
ठीक है, इन दोनों में से रिएक्शन करवाना है। अब यही दोनों ना बचा, तो इन दोनों का रिएक्शन करवाना है। अब इन दोनों में से किसको करवाना है वो आपको डिसाइड करना है। तो बी बनता है, फिर बी को HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सी बनता है, सी को रिएक्शन करवाते हैं तो डी बनता है C8H18। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ना, दैट वाज डिफरेंट देन द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा इसका नाम बताओ, तो इसका नाम बताओ, 1 2 3 4 ब्यूटाइल ब्रोमाइड और 1 डिग्री कार्बन से किनारे पे जुड़ा है, इसमें कोई शाखा नहीं है, तो यही तो हुआ हमारा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी कह रहा है कि डी जो है, जब हम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम के साथ एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराते हैं तो 2 सोडियम एटम हम लोग लेते हैं और रिएक्शन को बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बनेगा क्या, देखो तो 2NaBr बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन ये वाला, और इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे क्योंकि 2 सोडियम मेटल लिए हैं तो उर्ज रिएक्शन 2 एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये फिर इधर से 4 कार्बन CH2 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 और CH3। तो देखो तो क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 C8 और 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 और 3 18 H18 बन गया कि नहीं बन गया? बना ना, C8H18 बन गया। तो ये कह रहा है कि D जो है C8H18 है, लेकिन वो वाला नहीं है जब हम नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है। तो डी जो है ए वाला नहीं है, ए वाला डी नहीं है, डी C8H18 है, लेकिन ओ वाला डी नहीं है कि जब हम नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को रिएक्शन कराते हैं। तो ई तो कट गया ना भाई, ई कट गया ना, डी तक पहुँचते पहुँचते यही हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो C8H18 बन ही जाएगा। तो ये कह रहा है कि डी ए वाला नहीं है। तो अब हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन बच गया कि जो हमारा कंपाउंड है C4H9 का, जिसके बारे में बात कर रहा है, वो कौन है? ए वाला है। समझ गए? तो एक तो ए वाला हो गया, पहला आंसर हो गया, पहला जवाब मिल गया कि C4H9Br, यानी ए जो है, ए का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ए का स्ट्रक्चर यही होगा, ए स्ट्रक्चर ए वाला होगा। तो एक आंसर तो यहाँ से हो गया, इसको लिख लो। उसके बाद अब बोल रहा है कि सारे रिएक्शन को कंप्लीट करो। अब ये कंफर्म हो गया कि यही वाला है जिसके बारे में बात कर रहा है कि ए है, फिर रिएक्शन करा रहे हैं तो बी बन रहा है, बी को रिएक्शन करा रहे हैं सी बन रहा है। ये कंफर्म हो गया कि ए है, क्योंकि ये कह रहा है कि डी C8H18 है, लेकिन ओ वाला नहीं है जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते यही तो बनेगा। ये कह रहा है कि ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब इससे जो बनेगा वो वाला है। तो यही हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इतना लिखो पहले, चूँकि क्वेश्चन का वीडियो है तो वो लंबा होगा, ये तो कुछ छोटा भी है ना, और हम आगे चैप्टर पढ़ाएंगे तो कोशिश करेंगे कि पूरा NCERT एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दे, मास्टर वीडियो बनाकर एक ही वीडियो में सारा NCERT सोल्व कर दे। तो इसीलिए आप बकाना नहीं है, बारी बारी से एक बार डाउनलोड कर लेना और बारी बारी से इसको जब जितना मन करे नोट्स बनाते जाना, पढ़ते जाना, सीखते जाना। एक दिन में कोई ज़रूरी नहीं है। तो वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा, बकाना नहीं। अब देखो, अब हमें ये पता चल गया है कि जो ए हमारा था वो क्या था। तो ए जो था वो अब हमें पता चल गया है कि ए हमारा, यही हमारा ए है। अब ए को रिएक्शन करवाना है किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। KOH एल्कोहलिक, जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन बनता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है
तो ये बीटा कार्बन होगा। अब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन करके बनेगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, ये हमारा बन गया B। काहे कि बोल रहा है कि ए को जब रिएक्शन कराते हैं तो बी बनता है, बी को हम अब HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, अभी बोल रहा है कि बी को किसके साथ रिएक्शन कराओ भाई, HBr के साथ रिएक्शन कराओ। तो HBr एल्कीन का HBr के साथ, एल्कीन का HX के साथ रिएक्शन, पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकोव्स रूल, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ेगा जहाँ कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब यहाँ जुड़ेगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3। अब तो आप लोग भी बना लोगे आराम से, मेन चीज़ तो था पहचानना। ए बन गया, ओके, ए बन गया। अच्छा, ए हो गया सी, ए सी हो गया हमारा। अच्छा, सी के बारे में कुछ कहा है का, देखो तो, कंपाउंड बी वाज रिएक्टेड विथ HBr टू गिव सी विच वाज एन आइसोमर ऑफ ए। सी जो बना, क्या ए का आइसोमर है? तो देखो तो, आइसोमर तो है ही। यहाँ भी इसका जब फार्मूला देखोगे तो क्या आएगा, C4H9Br। अब इसका फार्मूला भी क्या आएगा, C4H9Br। तो ए और सी एक दूसरे का क्या हो गए, आइसोमर्स हुए कि नहीं हुए? दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है, तो दोनों आइसोमर्स हो गए ना। तो यहाँ तक तो क्लियर है। फिर बोल रहा है कि व्हेन ए वाज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, जब ए को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डी बनता है। ए को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डी बनता है, लेकिन डी वो वाला नहीं है जब हम नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को बनाते हैं। तो चलो ए को हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि C8H18 बनता है कि नहीं। तो ए हमारा कौन है, अभी अलग रिएक्शन हो गया, CH3 CCH3 CH2Br। इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराओ, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो। तो अब क्या बनता है, देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 और यही वाला मॉलिक्यूल इधर से भी जुड़ेगा, जगह नहीं है तो हम इसको 2 कर देते हैं। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन और 2 बनेगा, इधर से भी जुड़ेगा। तो C8 और H अभी 2 3 3 6 3 9 है, तो H18 हो गया कि नहीं हो गया? तो हो गया ना, DC8H18। लेकिन ये बोल रहा था कि वो वाला नहीं है जो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनेगा। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से तो लंबा चेन बन जाता 8 कार्बन का, तो इससे ये वाला बनेगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो इससे घबराना नहीं। अच्छा, 19 नंबर जो क्वेश्चन था वो कुछ रिएक्शन दिया है, उसमें कह रहा है कि क्या होगा जब इसको इससे रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा जब हम एल्काइल हैलाइड को क्लोरो एल्केन को SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो सब तो हम लोग कर ही लिए हैं, तो क्यों बार बार हम रिपीट करें उसी चीज़ को। आप खुद से उसको देखना, नोट्स में सारा बनाया हुआ है, रिएक्शन कंप्लीट करना। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम एल्कीन को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन बनता है, एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन बनता है, और एक्वस KOH के साथ वो एल्कोहल बनाता है। ऐसा क्यों होता है, ये हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताए हैं कि एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रिया होता है। तो इस कारण से तो आप बना लेना। बाकी NCERT ख़त्म हुआ, 22 नंबर क्वेश्चन आप खुद से देखना, बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में JEE मेंस और एडवांस आपको हम वादा किए थे कि बाकी जो कंपटीशन में इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं वो भी हम सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। तो देखते रहिए गुरुकुल।